हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। ठीक है, इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का सेशन के बारे में हम बात करेंगे ऑल अबाउट योर नीट एग्जाम। ऑल अबाउट योर नीट एग्जाम मतलब कि हम जानेंगे कि आपका नीट का एग्जाम होता कैसे है, क्या पैटर्न है, नीट की फुल फॉर्म क्या है, कितने आपके सब वो क्या कहते हैं, क्या हम बन सकते हैं नीट करने के बाद। कि डॉक्टर की जो बोलते हैं ना कि सर, कि अगर हम देखा जाए तो इस धरती पे भगवान के बाद कोई है तो वो डॉक्टर है। तो उसकी क्या वैल्यू है, कितने साल का कोर्स होता है, कितने साल की इंटर्नशिप होती है, और सर कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। बहुत बार ये डाउट आता है बच्चों को, सर कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सर, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं सर, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। वो सब कुछ मतलब आपको सारी डिटेल, अगर आपको नीट के बारे में पता नहीं है या तो फिर आपको कुछ कम इंफॉर्मेशन है, आपको लगता है यार सर हम बाद में देख लेते हैं, हम अभी नीट की तैयारी कर लेते हैं, हम बाद में जान लेते हैं, तो वो बाद में जानने का वक्त आज है। आज की इस वीडियो में आपको स्टार्ट टिल एंड पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी नीट के बारे में, इंक्लूडिंग कि नीट होता क्या है, नीट किस लिए देते हैं, नीट से आप बनते क्या हैं, और कौन कौन से स्ट्रीम्स मिलते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या पैटर्न होता है, इन सब के बारे में हम आज की क्लास के अंदर में, आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर में, ये जो आज का सेशन है इसके अंदर में हम बात करने वाले हैं। तो बस मैं सभी बच्चों से एक ही गुजारिश रहेगी, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो दैट आपको मतलब बाकी लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी नीट के बारे में जान सके। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अबाउट आवर नीट एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज अ नीट यूजी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपका जो नीट एग्जाम होता है उसको हम नीट यूजी बुलाते हैं, नीट अंडर ग्रेजुएशन। ठीक है, तो बेसिकली नीट यूजी की फुल फॉर्म होती है नेशनल, नीट यूजी की फुल फॉर्म होती है क्या गाइस, इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक आपका अंडर ग्रेजुएट एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके इट्स अ सिंगल लेवल नेशनल एग्जाम कैरिड आउट फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स इनेबलिंग देम टू सीक एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। तो बच्चों ये एक ही एग्जाम होता है। देखो, अब ये पूछा जाता है सर कितनी बार होगा नीट एग्जाम, तो बच्चों ये आपका सिंगल लेवल होता है। अब पहले अगर हम देखा जाए 10 साल पहले तो आपका क्या होता था, एआईपीएमटी होता था, यूपी सीपीएमटी हो गया, गोवा सीपीएमटी हो गया, तो अलग अलग हर क्षेत्रों का एक सीपीएमटी एग्जाम होता, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, अब एक ही एग्जाम होता है, वो कौन सा है, नीट यूजी। देखो, अब आप बोलोगे सर क्या नीट पीजी भी होता है, हाँ बेटा, एक नीट पीजी का भी फॉर्म होता है जो कि आपके एमबीबीएस के बाद का होता है। लेकिन अभी हमें सिर्फ नीट यूजी के बारे में जानना है, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो कौन सा है, नीट यूजी। तो नीट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट है, जो कि एक सिंगल लेवल नेशनल एग्जाम होता है, जो कि कैरिड आउट होता है, जिसको कि मेडिकल एस्पिरेंट्स वो लोग होते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, जो कि मेडिसिन पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं। ठीक है, अब इनके कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया मतलब अगर आप देखेंगे कोई किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में जाके पढ़ना है, वो जाके आराम से पढ़ सकता है। तो आपका ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है बच्चों एनटीए। एनटीए इज व्हाट, इट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आपका ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है, ठीक है, वो कंडक्ट कौन कराता है, आपकी एक एजेंसी है जिसको हम क्या बुलाते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, आप नीट सर, ठीक है मैं नीट का फॉर्म भर दूंगा, तो नीट करने से मुझे क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या फायदा है। तो नीट करने से बच्चों आपको मिलता है क्या, एमबीबीएस, यू कैन गेट अ एमबीबीएस डिग्री। ठीक है, आप बीडीएस करना चाहो तो बीडीएस कर सकते हो, डेंटल वाला। ठीक है, आपको जिपमर में कॉलेजेस मिल सकते हैं, बीएचएमएस मिल सकता है, आयुष में मिल सकता है, बीएमएस मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, आपको अलग अलग सेगमेंट से आपको आपको पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आप बीएचएमएस कर सकते हो, होम्योपैथी में जा सकते हो, एमबीबीएस इज द मेन डिग्री, देन आप बीडीएस डेंटल में जा सकते हो, जिपमर के अंदर में जाके पढ़ाई कर सकते हो, आयुष के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका आयुर्वेदा बीएमएस आ जाता है। ठीक है, तो आप अलग अलग सेगमेंट में जाके क्या कर सकते हो बच्चों, अपने ऑप्शंस को, अलग अलग ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, इसके अंदर पा सकते हो आपके नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, आफ्टर क्वालिफाइंग योर नीट एग्जाम। अब मेन क्वेश्चन आता है, सर हम मेडिसिन ही चूज क्यों करें, why choose medicine as a career, or we can say why choose this medical line as a career। क्योंकि भाई हमने हमेशा सुना है कि एक डॉक्टर को हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता है।
ठीक है, हमेशा डॉक्टर को अटेंटिव रहना पड़ता है। सारी दुनिया छुट्टी पे जा सकती है लेकिन डॉक्टर छुट्टी पे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पेशेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं उसको पेशेंट मिल जाते हैं, क्योंकि हमेशा हर डॉक्टर के पास क्या होती है, एक टाइमलाइन चल रही होती है। ठीक है, कोई आज इस दिन पेशेंट आना है, कोई उस दिन दूसरे दिन पेशेंट आना है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता है। सो दिस करियर इज नॉट ओनली अ सर्विस टू द सोसाइटी बट ऑल्सो द वन दैट गिव्स यू द रिस्पेक्ट। तो बच्चों देखो, ये जो आपका ऑप्शन है मेडिकल, ये जो आपका मेडिसिन है बच्चों, ये आपका एक करियर नहीं है बच्चों, ये आपकी रिस्पेक्ट है। हमेशा हम डॉक्टर साहब बुलाते हैं, हम डॉक्टर को इज्जत से बुलाते हैं। ठीक है, अब हर प्रोफेशन को कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन हम डॉक्टर को हमेशा एक इज्जत देते हैं। डॉक्टर एक रिस्पेक्ट है बच्चों। ठीक है, सो दिस करियर इज नॉट अ सर्विस टू द सोसाइटी बट ऑल्सो वन दैट गिव्स यू रिस्पेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर सोसाइटी। इससे बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब अगर हम देखें किसी की भी नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर अगर हम देखते हैं, जो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान के बाद कौन है बच्चों, हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारी जान बचाते हैं। एंड अगर आपको पता होगा ये चीज कि अब आपकी एक जो ह्यूमन एवरेज लाइफ है वो इंक्रीज हो गई है। पहले अगर आप कुछ 20-25 साल पहले देखते थे तो हमारी जो एवरेज ह्यूमन लाइफ थी वो रिड्यूस थी। अब ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, आपके डॉक्टर्स के एडवांसमेंट की वजह से, आपके इक्विपमेंट्स के एडवांसमेंट की वजह से, आपके दवाइयों के एडवांसमेंट की वजह से ह्यूमन लाइफ स्पैन क्या हो चुकी है बच्चों, वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। द फाइनेंशियल गेन इन द प्रोफेशन इज आर इनकंपेरेबल एंड रेयर डाउनफॉल। वो बट ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि भाई आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो बच्चों बट ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि आपकी भी एक लाइफ है, आपकी भी क्या होगी, फैमिली होती है। तो इट्स अ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और कभी भी डाउनफॉल नहीं। जैसे कि लेट्स सपोज आपने कोविड का टाइम देखा होगा। कोविड के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए थे। ठीक है, आपको पता है आपके घर में या कोई आपके इर्द गिर्द में या कोई जानकार में उसकी क्या की थी, जॉब गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को घर पे बैठना पड़ गया, लेकिन डॉक्टर्स कैसे थे? डॉक्टर्स का प्रोफेशन कभी भी डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, डॉक्टर्स का कभी भी प्रोफेशन डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, सब लोग जॉबलेस हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर एक ऐसी पोजीशन है, मेडिसिन एक ऐसी पोजीशन है जो कि कभी भी डाउनफॉल नहीं पा सकता। ठीक है, इफ यू आर अ गुड डॉक्टर देन यू आर अ गुड डॉक्टर, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने शिद्दत से पढ़ाई की और अपने अपने प्रोफेशन में आप ईमानदार हो, तो कभी भी आप डाउनफॉल नहीं देखोगे। हमेशा आपका क्या होगा, नाम और रुतबा बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, इट्स अ रेयर डाउनफॉल थिंग। ये आपको क्या देती है बच्चों, स्टेबिलिटी देती है अलोंग साइड जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टेबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आप अपने जॉब में स्टेबल हो, मतलब कि आपको कभी भी करियर स्विच नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आप किसी एक हॉस्पिटल में हो तो आप कई सालों तक एक हॉस्पिटल में रह सकते हो और कभी भी एक हॉस्पिटल, जैसे सपोज किसी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो। ठीक है, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल में यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी। लेट्स सपोज आपने कोई फोर्टिस में ज्वाइन किया, 10 साल फोर्टिस में काम करिए, आप आराम से अपोलो हॉस्पिटल में जा सकते हो। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी वेल, आप आराम से किसी और हॉस्पिटल में स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर में आपको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है भाई, जब कोई पेशेंट ठीक होके आता है और आपको बोलता है थैंक यू, कितनी खुशी मिलती। ठीक है, बिकॉज माई फादर वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, अभी वो रिटायर किए, नाउ ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग दिस मेडिसिन लाइन, अब वो आराम से घर पे बैठ के रिलैक्स आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ही यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज अबाउट द पेशेंट्स, कि कैसे उस पेशेंट को उन्होंने सही किया। तो वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता था वो दैट्स अमेजिंग फ्रॉम हिज फेस। ठीक है ना, तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन कि भाई मैंने आज एक सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी की है, मैंने एक पेशेंट को मरते हुए बचा लिया। सोच सकते कितना जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो सोच के ही मेरे को अभी गूज़बम्स आते हैं कि क्या बेहतरीन जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप किसी को, कोई 6 घंटे की आपने सर्जरी की और उस सर्जरी से बाहर निकले एंड आप बोल रहे कांग्रेचुलेशंस द पेशेंट इज अलाइव। फील, ठीक है ना, ठीक है ना, कितना बेहतरीन फील होती है वो। जॉब सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट थिंग इन दिस फील्ड। ठीक है, एकदम जॉब सेटिस्फैक्शन एक बेस्ट फील मतलब हम इसको वाक्यों, मतलब हम एक सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर सकते कितना बेहतरीन जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप किसी की लाइफ बचाते हो। ठीक है, सो दिस इज अ डाइवर्स एंड वास्ट फील्ड वेयर वन नेवर सीजेस टू लर्न। तो अब आपको क्या होता है, ये एक वास्ट फील्ड है, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हो।
ठीक है ना, हर बार कोई ना कोई एक नया पेशेंट आता है, ठीक है, हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद यू हैव अ न्यू थिंग टू लर्न। आप हमेशा अपने फेलो डॉक्टर्स से बात करते रहते हो, और एक डॉक्टर हमेशा रिसर्च करता रहता है, एक डॉक्टर हमेशा, क्योंकि हर बार देखते हो बच्चों, दवा मॉडिफाई हो रही, दवा क्या होती है बच्चों, मॉडिफाई हो रही है, दवा मॉडिफाई हो रही है, आपकी मशीन्स मॉडिफाई हो रही है। जितना आपका एआई डेवलप हो रहा है, जितना आपके वीकेंड से, जितना आपका साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, जितना आपके इक्विपमेंट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से डॉक्टर्स भी क्या करते जा रहे हैं, अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, देयर वाज नो कैमराज इन्वॉल्व। अब कैसे होते हैं, प्रॉपर कैमरा इन्वॉल्व होते हैं, वो कैमरा के थ्रू जाते हैं एंड टडा। पहले अगर हम बात करें, जैसे कि लेट्स सपोज आपका स्टोन की कोई सर्जरी हो रही, किडनी स्टोन की सर्जरी हो रही, अब डायरेक्ट लेजर के थ्रू हो जाता है, डायरेक्ट लेजर के थ्रू ऑपरेशन हो जा रहा है। सोच सकते हो कितना ज्यादा एडवांस हो रहा है। उसी तरीके से एक डॉक्टर भी अपने आप को एडवांस करता जाता है, वो नए नए मेडिसिन के बारे में पढ़ता है, वो नए नए इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ता है, वो नए नए सर्जरी के मेथड्स के बारे में समझता है। अब यू माइट हैव सीन, आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा, अब आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी वाली सर्जरी होती है। मतलब सपोज कोई बहुत टफ सर्जरी है, तो डॉक्टर्स के पास, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, पूरा वीआर सेट होता है। वो क्या करते हैं, सिमुलेशन के थ्रू एक बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं सर्जरी की, ताकि उनका जो फेलियर रेट है वो ना हो सके, फेलियर के चांसेस क्या हो सके, एकदम रिड्यूस आउट कर सके। तो अब ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी, जो चश्मे आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोन के लिए नहीं है, वो अब मेडिसिन के लिए भी है, कि आप आराम से एक प्लेटफॉर्म पे पेशेंट की सर्जरी कर सकते हो, और वो कैसा होगा, वो एआई प्लेटफॉर्म है। सोच सकते हो कितना अमेजिंग है। तो एक डॉक्टर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। अभी जो आपके ये जो 5.5 इयर्स है, ठीक है, जो आपका जो 5.5 इयर्स है, ये आपके बैचलर डिग्री के ईयर होते हैं इन मेडिसिन, जिसमें 4.5 इयर्स में आपको एमबीबीएस पढ़ना होता है, और 1 साल की क्या होती है, इसके अंदर में इंटर्नशिप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप होती है। फिर उसके बाद आपको एमडी का पेपर देना होता है, कैन इंट्रोड्यूस टू अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। आफ्टर 5.5 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, some graduates decide to practice medicine while others choose to study further specializations like surgery, dermatology or medicines। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, और स्टडी करने जाते हैं, बहुत सारे लोग और स्टडी करने जाते हैं, क्योंकि उनको और रिसर्च करनी, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, एमडी करना है। तो टोटल ये 5.5 इयर्स की डिग्री है, जिसमें 4.5 साल बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, और 1 साल की क्या होती है बच्चों, इंटर्नशिप होती है। तो आसान नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ इजी कप, ठीक है, इसके अंदर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर में। अब अगर हम बात करें सर कितनी सीट्स हैं सर, ठीक है सर, मैं पंपर्ड अप हो गया हूं, मुझे समझ में आ गया है मुझे एमबीबीएस क्यों करना है, मैं जान चुका हूं एमबीबी आपकी नीट के बारे में जान चुका हूं सर, तो टोटल सीट्स कितनी है। सो अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हमने ये एक डेटा लिया है, ठीक है, तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया कितने हैं बच्चों, 606। वी हैव 606 मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितनी है, 92,065 आपकी मेडिसिन की सीट है बच्चों, एमबीबीएस की सीट है, जिसमें से 284 आपकी क्या है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसमें 43,400 सीट्स है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें, तो वी हैव 269 प्राइवेट कॉलेजेस विद 42,115 सीट्स अवेलेबल है, 42,115 सीट्स अवेलेबल है। और वहीं पे अगर हम बीडीएस सीट्स के बारे में बात करें, तो टोटल मेडिकल कॉलेजेस में अगर हम इंडिया में चेक करें, तो 316 हैं बच्चों आपके मेडिकल कॉलेजेस बीडीएस के लिए, ठीक है, जिसमें से आपकी जो सीट्स हैं बच्चों वो कितनी है, 27498 आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी बीडीएस की सीट्स है, ठीक है, ये आपकी बीडीएस की सीट्स कितनी है, आपकी 27498 बच्चों आपकी बीडीएस की सीट्स है। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं इसके अंदर में, 49 है, 3,513 सीट्स अवेलेबल हैं। प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, 267 प्राइवेट कॉलेजेस हैं विद 23,985 सीट्स। तो देख सकते हो प्राइवेट में कितने ज्यादा नंबर है, ठीक है, लेकिन आपको कोशिश क्या करना है, गवर्नमेंट में पाने की। तो आपका सबसे पहला एम क्या जाएगा, 284 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, फिर उसके बाद आप इसके लिए 49 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम करिए, ठीक है। फिर आप 49 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एम करना है। तो बस अपना एम हाई रखना है गाइस, ठीक है, जस्ट मेक श्योर टू हैव योर एम हाई, ठीक है, आपको एम हमेशा ऊंचा रखना पड़ता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर आपका जो एम है बच्चों, वो हमेशा हमेशा हमें क्या करना है बच्चों, अप स्केल करके रखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर कंपटीशन लेवल कितना है। तो बच्चों ये आपका एक रजिस्टर्ड डेटा है फ्रॉम एनटीए, ठीक है, ये आपका एनटीए का डेटा, मैंने अभी 23 का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर कितने हुए थे, 15 लाख, ठीक है। फिर आपका अगर हम देखें 2020 में अराउंड 15 लाख ही थे, उसमें ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग,
21 में 16 लाख हुए, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कोविड डाउन हुआ तो आप देख सकते हो 18 लाख, 2 लाख की बढ़ोतरी हुई। और वहीं अगर हम 23 में देखें तो अराउंड 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 20 लाख बच्चे। तो देख सकते हो इट हैज बिकम वन ऑफ द सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करने वाला एग्जाम है ये, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, मतलब टफेस्ट एग्जाम तो मैं नहीं कहूंगा, बट कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है इसके अंदर में। ठीक है, तो उसमें आपके कैंडिडेट्स कितने प्रेजेंट थे? 14 लाख लोगों ने पेपर दिया था, 13 लाख लोगों ने इसमें 20 में पेपर दिया था, 20 में, 21 में 15 लाख लोगों ने पेपर दिया, 22 में 17 लाख लोगों ने पेपर दिया था, एंड वहीं पे 23 में अराउंड 19 लाख लोगों ने पेपर दिया था। ठीक है, तो कई सारे कैंडिडेट एब्सेंट थे, वो बात अलग है। ये आपका ऑफिशियल डेटा है, आपके एनटीए के थ्रू उन्होंने रिलीज किया था, तो देख सकते हो कॉम्पिटिशन लेवल। तो इस बार अज्यूमेबल डेटा क्या है 24 में अगर हम बात करें तो अराउंड 21 से 22 लाख के बीच में बच्चे होने वाले। तो सोच सकते हो हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, हर साल बच्चे क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर एनुअल, आप बता दो क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, हमने समझ लिया इसमें तगड़ा कंपटीशन है, तो हमें कुछ बेसिक्स भी बता दीजिए सर इसके बारे में। तो बच्चों अगर हम देखें तो ये क्या सा होता है, एक एनुअल एग्जाम है। ठीक है, साल में एक ही बार एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका लोअर एज लिमिट क्या है? 17 साल होना है बस। अगर आप 17 साल के हो तो आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, अबव एज लिमिट नहीं है कोई भी, तो अगर मैं चाहूं तो मैं पेपर दे सकता हूं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं बच्चों, इस पेपर को दे सकता हूं। देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है इसके अंदर में। क्वालिफिकेशन, कौन दे सकता है पेपर? जिसने पीसीबी लिया है और बायोटेक लिया है, या तो फिर बायोटेक लिया। 12th में जो 12th है बच्चों, जिसने उसमें 12th के अंदर में क्या ले रखा है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक ले रखा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपने बायोटेक भी ले रखा है तब भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, एमबीबीएस का मतलब नीट एग्जाम दे सकते हो। तो आपको पीसीबी होना बहुत जरूरी है। बी कैन बी बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एज मैंडेटरी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हो सकता है, और एटलीस्ट 50% आपके बोर्ड एग्जाम में चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा बोर्ड एग्जाम पे बहुत अच्छा करना। बेटा 50% बोर्ड एग्जाम में पालोगे तो आप अपना आप नीट के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, आप नीट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना, तो इतना स्ट्रेस लेने लगे बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, सब कुछ आपके एनसीईआरटी से ही तो होता है। ठीक है, सो प्लीज रिलैक्स आउट करके मेहनत करो। ठीक है, ज्यादा आपको स्ट्रेस आउट नहीं करना होता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगर आप नीट के लिए तैयार कर रहे हो तो बोर्ड ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है बच्चों, प्रिपेयर हो जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सर कैसा होता है इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है बच्चों, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। ड्यूरेशन कितना होता है? 3 hours 20 minute का इसका ड्यूरेशन है। ये बच्चों 13 लैंग्वेज में पेपर होता है, 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है। कौन कौन से? इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओडिया, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी एंड उर्दू। तो आप चाहो तो आप पेपर कन्नड़ा में भी दे सकते हो। लेट्स सपोज आपकी रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा है और आपको कन्नड़ा ज्यादा प्रेफर है, तो आपको कन्नड़ा एज वेल एज इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, आधा पेपर कन्नड़ा में होगा, आधा पेपर मतलब लेट्स सपोज ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से पैम्फलेट में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कन्नड़ा में, क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में, इस तरीके से मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इस तरीके से आपके मेंशन होते हैं। तो लैंग्वेज भी बच्चों अराउंड 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है। तो आपको जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, अब आप कोई भी इसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है, कोई भी आप अगर आपको इंग्लिश में पेपर देना है, यू कैन गिव द पेपर इन इंग्लिश। आपको गुजराती मीडियम से पढ़ो गुजराती में दे दो, आप हिंदी मीडियम से पढ़ो हिंदी मीडियम में दे दो, आप कन्नड़ा मीडियम से पढ़ो कन्नड़ा मीडियम में दे दो, पंजाबी मीडियम से पढ़ो पंजाबी मीडियम में भी दे सकते हो। तो इसमें मीडियम की बात हट चुकी है, क्योंकि सिलेबस क्या है बच्चों, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने सेम कर दिया है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है बच्चों वो ऑल ओवर इंडिया सेम है। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करें तो बायोलॉजी में बच्चों आपकी जो बुक्स इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है बच्चों, आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, प्लस में बच्चों अपनी एक बुक आपको सजेस्ट करूंगा, वो है इम्बाइब बिग बुक। ठीक है, यू हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड अवर ऐप, इम्बाइब ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको इम्बाइब बिग बुक मिलेगी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बिग बुक है। ठीक है, जल्द ही मैं भी अपनी एक बुक रिलीज करने वाला हूं जिसमें आपको सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जस्ट गो अहेड एंड प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस। ठीक है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें बच्चों अलग अलग चैप्टर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, एनसीईआरटी में बच्चों अलग अलग चैप्टर्स हैं और इन सब का बच्चों मैंने आपको वेटेज दे रखा है। जैसे मॉल बायो का 5.20%, सेल का 4.69, आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 4.59, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोटेक, इन सारे ये सारे के सारे चैप्टर्स कैसे हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, मतलब इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज आप हमेशा वेटेज के अनुसार रिवाइज करेंगे, कि पहले आप सबसे ज्यादा हाई वेटेज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे।
ज्यादा आने वाले। अब लो वेटेज का मतलब नहीं सर हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, नहीं पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इसका रिवीजन ज्यादा करना है, ठीक है। और रिवीजन करते टाइम सबसे पहले इन्हीं सारे यूनिट्स को हम या चैप्टर्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और इस तरीके से आपके मीडियम वेटेज चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनाटॉमी, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कई सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर में। और ये है बच्चों लो वेटेज। लो वेटेज का मतलब ये नहीं है कि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा लेकिन इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रही है, ठीक है। अब एनटीए तो हर चैप्टर से क्वेश्चन देता है भाई, एनटीए हर चैप्टर से क्वेश्चन देता है, बस ये है सेल चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको वेटेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके रखना होता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आपका अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट रहेगा बच्चों आपकी एनसीईआरटीज, ठीक है। आपकी दोनों एनसीईआरटी प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर, ये आपको दोनों एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। ये बच्चों आपके केमिस्ट्री का हाई वेटेड चैप्टर्स है, प्लीज मेक श्योर टू नोट इट डाउन, ठीक है। आप सब लोग लिख लीजिए इस सारे के सारे हाई वेटेड चैप्टर्स के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, कोऑर्डिनेट को coordination compound, aldehyde, ketone, carboxylic acid, structure of atom, electrochemistry solution and chemical kinetics है। एंड देन आपका क्या आता है, मीडियम वेटेज चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे, ऑल दीज आर द मीडियम वेटेज चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। सेम गोज विद द लो वेटेज चैप्टर्स, ये आपके लो वेटेज चैप्टर्स है जिससे कम क्वेश्चन पूछे गए लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है बच्चों वो कम है। और वहीं अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स की अगर हम बुक करें तो वी हैव फिजिक्स की बुक, ठीक है, एनसीईआरटी सबसे पहले, ठीक है। एवरीथिंग इज एनसीईआरटी, प्लीज मेक श्योर टू रीड एनसीईआरटी एज वेल एज हमारे पास बुक्स हैं बच्चों, हमारे पास आप एचसी वर्मा की बुक्स कर सकते हो, फिजिक्स एक्सप्रेस बुक है बच्चों हमारे ऐप पे अवेलेबल, एचसी वर्मा भी बच्चों, इनफैक्ट फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स, बायोलॉजी की बहुत सारी बुक्स, केमिस्ट्री की बहुत सारी डिजिटल बुक्स जिसमें आप डिजिटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो सब कुछ हमारे इम्बाइब ऐप पे अवेलेबल है। तो बस एक ही चीज करनी है, सबसे पहले डाउनलोड कर लो उस ऐप, ठीक है। अगर हम फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स देखें तो ये होते हैं बच्चों आपके फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 8.20%, वाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे हाई वेटेज चैप्टर्स में अवेलेबल करा रहा हूं, प्लीज मेक श्योर टू राइट इट डाउन, ठीक है। सभी बच्चे आप अपने इस हाई वेटेज चैप्टर्स एंड लो वेटेज चैप्टर्स, मीडियम वेटेज चैप्टर्स को लिख लीजिए, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हो गया, एटम एंड न्यूक्लियर, वेव ऑप्शंस एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, एंड देन आता है बच्चों आपका लो वेटेज चैप्टर्स, ये सारे होते हैं बच्चों आपके लो वेटेज चैप्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू राइट इट डाउन। अब सर व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द टेस्ट, हमें सिलेबस पता चल चुका है, सर पैटर्न क्या है बच्चों, तो बच्चों देखो आपका पेपर होता है चार, मतलब अगर हम देखें तो चार पार्ट्स है, ठीक है। वी हैव फिजिक्स, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव बॉटनी एंड जोलॉजी। तो बॉटनी एंड जोलॉजी इज द बायोलॉजी पोर्शन, ठीक है। तो अब आपके पास बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट नहीं है, पीसीबी में नहीं हो रहा है, पीसीबीजेड में पेपर हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। तो बायोलॉजी को बच्चों आपका 50% वेटेज आपका बायोलॉजी का है, सो प्लीज मेक श्योर टू स्टडी बायोलॉजी इन दैट फॉर्म, ठीक है। इसीलिए वी ऑलवेज हैव 2 टीचर्स ऑफ बायोलॉजी, वन इज फॉर बॉटनी, अनदर वन इज ऑफ जोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो टोटल अगर हम देखें तो इसके अंदर में आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर में इसमें 5 क्वेश्चंस कैसे हैं बच्चों, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आर ऑलवेज ऑप्शनल इन इट, जिसमें आपको करना है नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं वो आपको क्या करने होते हैं बच्चों, डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो सेक्शन ए के अंदर में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर में 15 क्वेश्चन है, सेम गोज विद द केमिस्ट्री, सेम गोज विद द बॉटनी एंड सेम गोज विद द जोलॉजी के अंदर में 35 15 35 15 का पैटर्न होता है। 35 विल बी इजी क्वेश्चन, ठीक है, मीडियम से इजी क्वेश्चन होते हैं, एंड 15 थोड़े से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल आप देखोगे बच्चों पेपर बहुत आसान है, ठीक है। अब आपका जो पेपर आ रहा है बच्चों बहुत ज्यादा आसान होता है। तो ये होते हैं बच्चों आपके पैटर्न ऑफ द टेस्ट, दिस इज द पैटर्न ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो बस यही जानना था आपको इसके बारे में। और इस पैटर्न में एक और चीज मैं आपको बता दूं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और 1 मार्क्स की क्या होती है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बस आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पे थी बच्चों, आपकी प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन विदाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। अब आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के थ्रू अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। फटाफट से आपको सीट्स पता चल चुकी है, सब कुछ पता चल चुका है, और अब आपको क्या करनी है, अच्छे तरीके से शिद्दत से तैयारी करनी। अब आप तैयारी कैसे कर सकते हैं बच्चों, यू हैव टू डाउनलोड अवर इम्बाइब ऐप, ठीक है। इम्बाइब ऐप डाउनलोड करें, प्लस इम्बाइब ऐप पे बच्चों आपकी अब लाइव क्लासेस भी चलती हैं,
ठीक है, जाके तुरंत डाउनलोड करें एंड लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट सेगमेंट में जरूर आप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट सेगमेंट में, ठीक है, वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन ऑल्सो। ठीक है, तो और कौन सी इंफॉर्मेशन जाननी है, प्लीज मेक श्योर टू राइट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो चलो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। Until then, keep imbibing. Bye-bye. Keep imbibing. We believe in you.